आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मैं इस समय हूं पूना में और मेरे सामने बैठे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिनको प्यार से अजीत दादा लोग कहते हैं। कैसे हैं दादा, ठीक हैं? मैं एकदम ठीक हूं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चेहरे पे मैं एक राहत देख रहा हूं, रिलीफ, और उसकी वजह वजह सब जानते हैं। कल ही आपने सुप्रिया जी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साथ आके आपने एक जॉइंट मैनिफेस्टो भी रखा है। परिवार, पार्टी सब लगता है सब एक करने की तैयारी होगी। वैसा नहीं, अभी ये लोकल बॉडी की चुनाव है कॉरपोरेशन के, तो उसमें दोनों साइड के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर साथ साथ बंटवारा सीटों का ठीक तरह से हुआ तो बेहतर होगा। और हमेशा महाराष्ट्र में जब भी हम तो मुझे 35 साल हो गए इसमें पॉलिटिक्स में, तो मैंने देखा है शुरू में मैं 99 से 2014 तक कांग्रेस के साथ हमारी आघाड़ी थी। तब भी पार्लियामेंट और असेंबली चुनाव में हम एक साथ रहते थे, हमारी आघाड़ी रहती थी। लेकिन लोकल बॉडीज की चुनाव, कॉरपोरेशन की, अपने कॉरपोरेशन को हो, नगर पंचायत के हो, जिला परिषद को हो, पंचायत समिति के हो, हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते थे हमेशा। और यहाँ ऐसा ही चलता है। अभी देखो, आपने 29 कॉरपोरेशन में चुनाव चालू है। गुप्ता जी, आप अगर देखेंगे ना, कुछ तो चुनाव, कुछ कॉरपोरेशन में इतने अलग अलग लोग एक होके चुनाव लड़ रहे हैं कि आप भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। सही कह रहे हैं। अंबरनाथ में देखा हमने, वहां पे क्या हुआ क्या हुआ था वहां पर अंबरनाथ में? आपको बात पता है, उसमें मैं टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहता। लेकिन बात तो कह रहे हैं कि दादा ने बीजेपी को पटखनी दे दी। नहीं, आप भी तो उनके साथ चले गए, शिंदे के साथ। बराबर, यहां भी हम जाने वाले थे। पिंपरी चिंचवड में 2 प्रभाग में हमारा ये हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो ऐसा करना पड़ता है कि क्योंकि वहां के कार्यकर्ता बोलते हैं और हम सब हमारे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, स्टेट में हम साथ साथ काम कर रहे हैं, तो इतना कुछ ये नहीं है। और देश का पॉलिटिक्स, स्टेट का पॉलिटिक्स और लोकल बॉडीज का पॉलिटिक्स बहुत फर्क रहता है। लेकिन आप डाउन प्ले कर रहे हैं, आप अंडर प्ले कर रहे हैं। आपका और सुप्रिया जी का साथ आना एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि जब पार्टी टूटी थी बहुत डिफरेंसेस आ गए थे। उसके बाद बात तक नहीं हुई परिवारों में। अब न सिर्फ बात हो रही है, परिवार साथ में है, पार्टियां साथ में आ गई हैं। आप बताइए ना, अंदर क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है? नहीं, वो कुछ भी नहीं, सच मैं बताता हूं। क्योंकि हम, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, तो भी फैमिली में तो सुख दुख में हम एक दूसरे को मिलते ही है। ये चलता ही है और चलता ही रहेगा। सुप्रिया जी का जो ताजा बयान है, लेटेस्ट, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रही हैं कि समय बताएगा। सुप्रिया जी ने कहा है ओनली टाइम विल टेल। जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या होगा, शी सेड ओनली टाइम विल टेल। मैं अभी स्पेक्युलेट नहीं करूंगी। ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरा ही कहना है, समय बताएगा आपका। हाँ, तो फिर अभी हम सब, सुप्रिया जी हो, डॉक्टर अमोल कोल्हे हो, बाकी के हमारे साथी हो, सब, सुनील तटकरे जी हो, सब हम उसमें अभी ज्यादा ध्यान दे रहे कॉरपोरेशन के चुनाव। पर आपके अंदर की इच्छा क्या है? क्या दोनों पार्टियां फिर से साथ आ जाएं? हमने उस तरफ से अभी तक सोचा नहीं। एक दफा हमारा यहाँ का काम खत्म होने दो, फिर बाद में देखेंगे। ये जो साथ आए आप 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए, इसके लिए शरद पवार साहब से आपने बात की, उनसे अप्रूवल लिया है? पवार साहब लोकल बॉडीज के चुनाव में कभी ये नहीं, इंटरेस्ट नहीं लेते। ये सुप्रिया जी और आपकी आपस की बातचीत है? ये शशिकांत शिंदे हो, सुप्रिया जी हो, जयंत पाटिल जी हो, या डॉक्टर कोल्हे हो, इनके सबके साथ बात। ओके, मर्जर की कोई बात नहीं। अभी चुनाव लगने के बाद फॉर्म भरे थे और विड्रॉल की डेट थी, ये भी फॉर्म देना बाकी था। उसमें बहुत, यहाँ आप जरा मालूमात करो, बहुत गड़बड़ हुई। ये यहाँ जा रहा है, वो वहां जा रहा है, वो ये पार्टी में जा रहा है, वो उस पार्टी से वहां जा रहा है। इतने, क्योंकि 9 साल के बाद चुनाव हुए ना, 2017 से 2026, तो 5 साल के बाद 4 साल बीच में गए। तो जो कार्यकर्ता रहता है उस सब तो एमपी नहीं बन सकते, सब एमएलए नहीं बन सकते, एमएलसी नहीं बन सकते, राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकते।
तो कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है ना, हम इसमें अगर अच्छी तरह से काम दिखाए तो आगे हमें मौका मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ का टिकट अपने को मिलना चाहिए, यहाँ मौका अपने को मिलना चाहिए। इसे सभी पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे। दादा, हम तो यहां तक सुन रहे हैं कि इतने आगे तक आप दोनों की बातचीत पहुंच गई है कि आप संभालेंगे महाराष्ट्र, सुप्रिया जी संभालेंगी दिल्ली, और वो मोदी सरकार में मंत्री भी बन जाएंगे। ये मीडिया वालों ने सब बातें फैला दी है, इसमें कुछ भी बात नहीं हुई, अभी नहीं हुई है कुछ भी बात का सवाल नहीं। ये लोकल बॉडीज का चुनाव है ना, इसके बारे में चर्चा चालू है। ओके, पर जैसे आपने कहा कि समय बताएगा आगे क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में बात होने का सवाल ही नहीं उठता। आपने जो सवाल पूछा जी। लेकिन हम भी सुन रहे हैं कि मीडिया में ऐसी बातें जोर शोर से चालू है। दादा, आप तो हर एक सवाल पे ना इतने लंबे लंबे डिटेल्ड जवाब देते हैं। जब मैं लेकिन मर्जर पे, आपके साथ आने पे पूछता हूं, आप एक एक दो लाइन बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मन में कुछ बात है जिसको छुपा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा तो बता दीजिए कम से कम। मेरी इच्छा अभी लोकल बॉडी के चुनाव में अच्छी तरह से कैसे रिजल्ट आए उसके लिए पूरी कोशिश करना, ये मेरे मन में। इतना कंफ्यूजन लेकिन महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है इस बार? क्या? पहले कभी नहीं हुआ। जैसे आप साथ आ गए, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी में टूट हो गई पूरी तरह से। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, वहां उद्धव जी के साथ राज ठाकरे वापस आ गए। बीजेपी और आप में फिर आरोप प्रत्यारोप तरह तरह के चल रहे हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है? ऐसा लग रहा है एकदम अलग ही चर्निंग चल रही है। गुप्ता जी, मेरा ये कहना है, पॉलिटिक्स में कोई हमेशा किसी का दोस्त नहीं बन सकता, कोई हमेशा किसी का शत्रु नहीं बन सकता। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। दोस्त और शत्रु बदलते रहते हैं। दादा ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी। यानी आगे भी संभावना है दादा? नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने 35 साल में जो अनुभव लिया है वो अनुभव के हिसाब से मैंने आपके सामने बात रखी। अभी बड़ा मजा लोगों को आया जब आपसे पूछा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने तो आप पर आरोप लगाए थे, आपने उन्हीं के साथ सरकार कैसे बना ली? तो आपने कहा कि जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए थे वो मेरे साथी तो बैठे हैं। यही कहा था ना आपने अभी? जी, क्यों कहा था? क्या मन में था आपके? क्या कहना चाह रहे थे? ऐसे ही आप जैसे लोगों ने कुछ सवाल पूछा, इसीलिए मैंने बता दिया। क्या मन में क्या था? क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं जो हुआ वो सामने रखने वाला था, मैंने रखा। वैसा हुआ है ना? कैसा? कि ये जो मैंने बात की वो कुछ बोलिए, रिपीट कर दीजिए ना एक बार वही बयान। जो भी है, आपने जो सुना वैसा मैंने बोला है। तो एक दूसरे के ऊपर करप्शन के एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं आप? आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, बीजेपी आप पर लगा रही है। नहीं, सुनो, मैंने बीजेपी के ऊपर करप्शन के आरोप नहीं लगवाए। गुप्ता जी, यहाँ के लोकल बॉडीज के चुनाव है, लोकल बॉडीज यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, जो यहाँ का काम देखता है, पुणे का जो पिंपरी चिंचवड का काम देखता है, हम उसको मराठी में कारभारी बोलते हैं, जो भी काम करता है। तो उन्होंने जो काम किया उसमें जो करप्शन हुआ, ये हमने बहुत से एग्जाम्पल दिए और बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है, इसीलिए अपने को बदल करना है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो अजीत पवार को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उनका अधिकार है, ये उनका कहना है। बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, वो बहुत आरोप हम पर लगा रहे हैं, अगर मैंने मुंह खोला तो दिक्कत हो जाएगी। ये उनका अधिकार है। उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो कोई दूसरा किसी ने बताने की जरूरत नहीं है, वो उनका अधिकार है। आप कह रहे हैं लोकल लेवल पे हो रहा है, लेकिन मैं आपको बयान बता रहा हूं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के और देवेंद्र फडणवीस का भी बता देता हूं। कह रहे हैं पुणे में कोई काम नहीं हुआ, खराब क्वालिटी का काम है, करप्शन है, और ये जो लोग हैं आपकी तरफ इशारा करके, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है काम के नाम पर, इसीलिए मुद्दे भटका रहे हैं। ये देखो गुप्ता जी, आपको पता नहीं, पिंपरी चिंचवड में 25 साल मेरे पास वो कॉरपोरेशन था, क्या डेवलपमेंट की है। आप किसी को कॉमन मैन को जाके पूछो, ये कॉरपोरेशन या सिटी किसने डेवलपमेंट की। वहां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब, बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका पुरस्कार उसको मिला था। और यहां भी हमने बहुत ध्यान से काम किया। अभी 9 साल में यहाँ ट्रैफिक जाम है, 9 साल में यहाँ
बहुत से काम में जो काम में ध्यान देकर रोड्स खराब है, रोड्स में प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं रहती, ऐसे पानी रोज लोगों को नहीं मिलता, बहुत टैंकर माफिया बहुत बड़ी यहाँ काम करती है, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है। वो क्या होता है, आप अभी बहुत ऊपर के लेवल में, हाई लेवल में काम करते हैं देश में आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, ये यहाँ जो लोग रहते, हम यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ मैं रहता हूँ, तो इनको ही पता है, पूना सिटी के जो भी हमारे नागरिक है उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, वो तो फडणवीस जी तो यहां तक कहते हैं कि मुंबई में अजीत पवार की कोई पावर नहीं है। ठीक है, पूछा गया, बोले ही हैज नो पावर इन मुंबई। ठीक है ना, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत कही, किसी ने सवाल पूछा था। सही है उनका, सच है ये बात, मुंबई में एनसीपी की पावर नहीं है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। जब से एनसीपी निकली, एनसीपी पार्टी नहीं बनी, तब से हमेशा हमने देखा है मुंबई में हम ज्यादा से ज्यादा 14, 15, 16 तक जाते हैं 227 में, इसीलिए उन्होंने कहा होगा। मुझे लगता है जो आपके मतभेद थे फडणवीस जी से, वो पूरी तरह से भुला दिए अब आपने उनको माफ कर दिया। उन्होंने वो चक्की पीसिंग क्या क्या बोला था, ठीक है, वो बहुत साल पहले ही हुआ है। अभी उसका क्या पुराना 2010 15-16 साल का पुराना अभी निकल के क्या। अभी हमारे यहाँ गुप्ता जी लोगों को रोज पानी चाहिए, अभी रोज हमारी सिटी में साफ सफाई होनी चाहिए, जो भी कचरा निकलता है वो ठीक तरह से उसके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट देने चाहिए वो करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो स्लम है वह अच्छी तरह से मकान बनाना चाहिए। अब हमारे जो भी ड्रेनेज का ये एसटीपी प्लांट बहुत कम है, सब खराब पानी हमारे नदी में बह जाता है, तो नदियाँ सब खराब हुई है, उसके बारे में पहला ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ की, जैसा आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बड़ा है। मेरा सवाल कुछ और है। नहीं, मेरा सवाल है, क्या आपने सीएम फडणवीस को माफ कर दिया जो उन्होंने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए थे, प्राइम मिनिस्टर ने लगाए थे, क्या उसके लिए आपने माफ कर दिया? आप आगे बढ़। मुझे उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करने की, जो हुआ सो हुआ। अभी ये चुनाव, ये सवाल इसलिए भी आता है ना क्योंकि जब से आप साथ काम कर रहे हैं, तो क्या वो पहले इक्वेशन अब ठीक हो गया है, बढ़िया से सरकार चल रही है, अच्छे से काम हो रहा है? लोग देखते हैं ना कैसे चल रही है, हम सब चला रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। स्टेट में रोड्स के काम चालू है, मेट्रो के काम चालू है, पोर्ट के काम चालू है, एयरपोर्ट के काम चालू है, जो भी काम लोगों को चाहिए वो सब हमारे चालू है। तो अलग आइडियोलॉजी के बावजूद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के आप लोग काम कर रहे हैं क्या, या आप ये मानते हैं कि अब आइडियोलॉजी भी एक हो रही है? डेवलपमेंट के बारे में हम सब सोचते हैं और आगे जाना चाहते हैं। एनडीए में भी जो भी पार्टियां हैं उसमें अलग अलग आइडियोलॉजी होने वाले पार्टियां हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, ऐसे बहुत लोगों का हम नाम ले सकते हैं। लेकिन वो वहां का, एक जमाने में आपको पता होगा वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट था, तब ममता बनर्जी भी उस गवर्नमेंट में थी ना। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। अभी हमेशा एक ही लाइन से नहीं चलना चाहिए, अभी लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, यंग जनरेशन को डेवलपमेंट चाहिए। तो यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेवलपमेंट हो गया, आप ये कह रहे हैं, और उसके मुद्दे पर आइडियोलॉजीज फिर मैटर नहीं करती, फिर लोग साथ में आ जाते हैं और आना भी चाहिए। यस। ओके। अभी जो ईडी की रेड आईपैक पर हुई टीएमसी के जुड़े दफ्तर में कोलकाता में, आपने वो न्यूज देखा होगा, फॉलो किया होगा, आप तो सब फॉलो करते हैं। उस पर सबका ये कहना था कि बीजेपी के सहयोगियों पर रेड नहीं होती, बीजेपी के सहयोगियों के केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। सारे रेड्स और सारे केसेस ऑपोजिशन पे क्यों होते हैं? आपका इस पर कोई विचार है? नहीं, मेरा कुछ विचार नहीं, मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं एक सच बताता हूँ गुप्ता जी, मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ। मेरा यही काम चालू है, क्योंकि अलग अलग एरिया से फोन आते हैं, यहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ, इसको ये बताओ, उसको वो बताओ, उस पर हम सब बिजी है। तो ये
15 तारीख को वोटिंग खत्म होने के बाद फिर बाकी का काम शुरू होगा। हमने कैबिनेट भी नहीं ली इस दफा, हमने यानी सीएम साहब ने, क्योंकि सब प्रचार में बिजी है। ओके, पवार साहब से आप बात करेंगे कुछ मर्जर के बारे में, साथ आने के बारे में? अरे उसके बारे में अभी का वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम हमारे काम में है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि पूरे देश की नजरें इस समय महाराष्ट्र पर है। चुनाव छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है, और आप दोनों का साथ में आना मतलब बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है ये। परिवार टूटा पार्टी टूटी, अब साथ में आने को लोग बहुत तरह से देख रहे हैं, उसके बहुत गहरे गहरे मतलब निकाले जा रहे हैं। लोग आप कह रहे हैं नहीं लोकल लेवल पे हुआ है, हाँ सही है, पर उसके परिवार साथ आना। अभी देखो या पुणे और पिंपरी चिंचवड में हुआ है, लेकिन मुंबई में नहीं हुआ है। मुंबई कॉरपोरेशन में एनसीपी साहब जी की और कोई दूसरी पार्टियां इसे साथ साथ लड़ रही है, ऐसा मेरी मालूमात है। ओके, मैं इस बारे में और अगर एक दो सवाल आपसे पूछ लूं तो अब उद्धव जी का स्टेटमेंट आपको बताता हूं, पहले संजय राउत का बताता हूं। संजय राउत ये कहते हैं कि दोनों पार्टियों को मर्जर कर लेना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि दोनों अजीत पवार और सुप्रिया सुले साथ में आ गई हैं, और पता नहीं तंज कस रहे थे, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा दोनों को मर्जर कर लेना चाहिए। हमारे पार्टी के बारे में दूसरे ने क्या कहना क्या नहीं कहना वो कह सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों का सुनने की हमें जरूरत नहीं है। उद्धव जी कह रहे हैं कि ये तीनों देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं मुंबई के। वो कह रहे हैं कि, और उसके आगे भी कहते हैं चुनाव खत्म हो जाएगा, फडणवीस जी नागपुर चले जाएंगे, शिंदे जी अपने 5 स्टार वाले फार्म हाउस में चले जाएंगे, और अजीत पवार अपने अंकल के पास बारामती चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है, वैसा होने वाला नहीं, सबको मालूम है क्या होता है। चुनाव में अपने तरफ वोट खींचने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, लोगों को जरा ऐसा कुछ मैसेज देके लोग अपने तरफ कैसे आ सकते हैं, अपने पार्टी को कैसे वोट दे सकते हैं, उसका एक इलेक्शन का एक तरीका रहता है। उसी तरीके से उन्होंने बाहरी बता रहे हैं, बाहरी आपको आउटसाइडर बता रहे हैं। अरे हम तो महाराष्ट्र के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, तो हम ऐसा बोले क्या कि उद्धव जी जब बाहर मुंबई छोड़ के और बाहर जाते हैं तो बाहर ही बोल, ऐसा नहीं। स्टेट उनका ही है, स्टेट हमारा भी है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, आपका भी मुंबई है, सबका है, देश अपना सबका है। नहीं, पर लेकिन उद्धव और राज ठाकरे का जो नया अलायंस हुआ है, वो तो ऐसा लग रहा है कि मराठी वर्सेस हिंदी बना रहे हैं। लोगों को पीटा जा रहा है जबरदस्ती, बोलो मराठी बोलो, हिंदी नहीं चलेगी यहाँ पे। ऐसा नहीं चलता अपने देश में। लोगों को जिस लैंग्वेज में बोलना उसको ठीक लगता है, उसी लैंग्वेज में वो बोल देते हैं। अभी कोई ऐसा मुद्दा उठा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्यों अलायंस हुआ है दोनों का, आपको क्या लगता है? दोनों नहीं, पहले तो वो एक ही थे ना। हाँ, तो इसीलिए पहले एक ही थे, उन्होंने कुछ सोचा होगा कि अभी हम साथ साथ लड़े। आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, आपने तो बाला साहब को भी, इन दोनों को भी बच्चे से देखा है। क्या लगता है आपको, क्यों वापस आए हैं एक साथ? नहीं, सब उनके मन में आया। अभी देखो, वो खुद उसके बारे में डिसीजन लेने वाले लोग हैं। उनको मन में आया होगा कि अभी हम साथ साथ जाए तो अपने को आगे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, इसीलिए आए होंगे, ऐसा मेरा कहना है। देश में कुछ लोग ये कहते दादा कि आपने मौसम वैज्ञानिक के तौर पर 2019 में ही देख लिया था कि महाराष्ट्र में और देश में आगे क्या होने वाला है, जब आप बीजेपी के साथ पहली बार आए थे, फडणवीस जी के साथ 2-3 दिन के लिए जब आए थे आप। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में और देश में इस समय जो लहर चल रही है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे ऐसे ही चलेगी? मोदी जी का, एनडीए का? अभी तो वैसा ही चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 में आपने देख लिया था, जब आप 19 में साथ आ गए थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक अजीत पवार, इनको पता है कि देश किस तरफ जा रहा है, महाराष्ट्र किस तरफ जा रहा है। मीडिया वाले उनको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, वो उनका अधिकार है।
लेकिन मैं आपको शायद मालूम नहीं मेरा स्वभाव कैसा है। मैं मेरे जो साथी है उन सबको साथ लेके जाना चाहता हूं, और तब सबने तय किया था कि ऐसा ऐसा करना है, इसीलिए किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि सारी बात शरद पवार साहब से हुई थी, लेकिन बाद में पता नहीं उनको और क्या लगा? जो हुआ वो हुआ। अभी उसके बारे में जब कहा था वो अभी बार बार वही कहने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं, मैं वो नहीं सुनना चाह रहा हूं कि क्या ये एनडीए का, बीजेपी और उसके साथियों का राज आपको लगता है महाराष्ट्र और देश में अभी चलने वाला है 5 साल, 10 साल, 15 साल? हाँ, अभी तो इस टर्म में एनडीए देश में भी आई है और बहुत से स्टेट्स में भी आई है, तो इसीलिए वो चलेगा। लग रहा है आपको 10-15 साल अभी एनडीए को हराना मुश्किल है? हर चुनाव में अलग अलग सिचुएशन तैयार होती है, हमेशा आपने देखा होगा। कभी कौन सा, अभी इस दफा जैसे देश में एनडीए को सपोर्ट मिला पार्लियामेंट के चुनाव में गुप्ता जी, वैसा हमारे महाराष्ट्र में नहीं सपोर्ट मिला। लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में correct। बहुत अलग रिजल्ट आया। 48 में से 17 हमारे आए महायुति के, और उनके 31 आए थे। तो उन्होंने उसी हिसाब से लोगों ने सोचा, हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा रिजल्ट आया, लेकिन लोगों ने दिया। किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, हमें भी पता नहीं था, लेकिन वोट करते वक्त उन्होंने क्या सोचकर वोट किया मालूम नहीं, लेकिन 5 महीने बाद तुरंत अलग रिजल्ट आया। हमें करीबन 238 सीटें मिली और उनको 50 मिली, यानी लोकसभा के हिसाब से उनको 50 यानी 8 सीटें, क्योंकि हमारे एक पार्लियामेंट में 6 असेंबली के सीटें रहती है। क्यों हुआ ऐसा? आपने तो बहुत एनालाइज कर लिया होगा उसके बाद। उसके बारे में हमने क्या किया, यहाँ लाडली बहना, एक मामा जी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने एक लाडली बहना स्कीम वहां लाई, वो बहुत पॉपुलर मध्य प्रदेश में हुई। उसी हिसाब से हमने यहाँ 2 स्कीमें लाई। एक हमारे मराठी में बोलते हैं लाड़की बहन योजना, और दूसरी स्कीम थी हमारे फार्मर्स को 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर जो इलेक्ट्रिक पंप रहता है खेती में पानी देने के लिए, कुएं से पानी उठाने के लिए, या रिवर से पानी उठाने के लिए, या कैनल से पानी उठाने के लिए, तो वो हमने फ्री किया। ये 2 फार्मर्स भी बहुत उनको खुशी हुई, वो भी उनको अच्छा लगा कि इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, और बहुत से महिलाओं को भी अच्छा लगा। करीबन 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हमने जो हमने डिसीजन लिया उससे वो खुश हो गए, और इसमें हमें वोट मिले। ओके, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपने सत्ता में आने के बाद जितनी महिलाओं को प्रॉमिस किया था उतनी को दिया ही नहीं वो पैसा लड़की। चालू है, ऐसा नहीं होता। आपने काट दिए उसमें से नाम। एक मिनट, ऐसा अगर होते तो नगर पंचायत के चुनाव में महायुति आ जाती। नगर पंचायत में तो टोटली महायुति है, बीजेपी है, शिवसेना है, एनसीपी है। और अभी ये देखो कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद क्या रिजल्ट आता है। नहीं, पर आप ऑफिशियली ये जानकारी दे सकते हैं कि आपने ये स्कीम चालू है और इसमें कोई नाम आपने कम नहीं किए, क्राइटेरिया आपने बदला नहीं है बाद में? क्राइटेरिया बदलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे जो इस स्कीम में बैठ सकते हैं उनको हम देने वाले। अभी क्या होता है, अपोजिशन को बोलने के लिए कुछ भी मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो कुछ ना कुछ मुद्दा उठा के लोगों को कुछ गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो सीएम बनने के बारे में कभी नहीं सोचते? सोचता हूं, लेकिन उतना मैजिक फिगर नहीं मिलता। मैजिक फिगर मिलना चाहिए ना। इच्छा है, मतलब सबके मन में होती है, आपके मन में भी होगी। होती है।
तो अभी कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर के एनसीपी अपने दम पर इतनी सीटें ले ले, शरद पवार के होने के बावजूद, आपके, सुप्रिया जी के होने हुआ के था, लेकिन तब हमारे हाईकमांड ने नहीं लिया। 2004 में हमारा आया था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनसीपी। क्यों नहीं लिया, क्या हुआ था? क्या वो हम जूनियर थे, हमें मालूम नहीं। 2004 का बोल रहा हूँ, 22 साल पहला। हाँ। उसमें डिसीजन लेने वाले जो लोग थे उसमें हम नहीं थे। आप अगर होते तो? अगर होते तो तब का तब 2.5 साल वाला फॉर्मूला निकालते कोई? नहीं 2.5 वाला क्यों, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम थे तो 5 साल हम कब चला सकते थे। सपोर्ट मांगते? नहीं, कांग्रेस और हमारी आघाड़ी थी। हाँ। जिसके ज्यादा सीटें उसका चीफ मिनिस्टर। जैसे बीजेपी शिवसेना या अलग अलग जगह पे ये चलता है, तब तो यहाँ वैसा रिजल्ट आया था, लेकिन नहीं हुआ। अब कभी सीएम बन पाएंगे दादा? आपने कहा मैजिक फिगर नहीं है, आपने बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन लगता है आपको कभी ऐसा हो पाएगा? तो शिंदे जी बन सकते हैं। तब मैंने बताया बाद में बीजेपी के हाईकमांड को, अगर शिंदे जी को आपने ग्रीन सिग्नल दिया वैसा आप मुझे बताते तो मैं तभी सीएम बन जाता। कब की बात कर रहे हैं? जब हुआ उसके बाद हम उनके साथ गए तब। अभी जब सेकंड टाइम जब आप उनके साथ आए तब? उनके साथ 22 को एकनाथ शिंदे जी बने। ठीक है। 22 और मैं उसमें 23 में आप आया। हाँ। तब मैंने बताया। क्या कहा आपने कि अगर आप पहले मुझे कहते? अगर आप चीफ मिनिस्टरशिप देने वाले थे हाँ। तो हम आपके साथ आते और चीफ मिनिस्टरशिप ले सकते थे और सारे नंबर भी ले आते? नहीं, हमारी पूरी एनसीपी ले आते? हमारी पार्टी और बीजेपी। सिर्फ एनसीपी और बीजेपी मिलके बना लेते? आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था आज तक कि ऐसा कोई ऑफर उस समय आया भी था। नहीं, मैंने बाद में बताया, मैं जब उसमें इन्वॉल्व हुआ तब जी। हाँ, कि अगर ये मौका हमें मिलता तो हम दोनों मिलके बना सकते थे। तब शिंदे जी की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, तब वो उनका अधिकार है किसकी जमा, क्योंकि अभी उनकी मेजोरिटी होते हुए भी उन्होंने 23 में हमें साथ लिया ना। जी। शिंदे जी ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है? क्या पहले सीएम फिर डिप्टी सीएम? सभी करते हैं। देवेंद्र जी ने भी किया, सीएम, डिप्टी सीएम, फिर सीएम। बहुत से एग्जाम्पल्स है, पुराने गवर्नमेंट में भी है। आप तीनों का इक्वेशन देखकर हम लोग जब दिल्ली में, नोएडा में बैठते हैं और पूरे देश में लोग ये सोचते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हंस के करते हैं, अच्छी केमिस्ट्री दिखती है, फिर खबरें आती हैं कि नहीं मंत्रालयों में कुछ टेंशन चलता है, खींचतान चलती है। फडणवीस जी ने भी कहा कि हाँ इश्यूज थे, वो भी मानते हैं इश्यूज थे, लेकिन रिजॉल्व कर लिया गया है। कुछ इश्यूज आते हैं क्या? एक पार्टी चलाने के लिए भी इश्यूज रहते। ये तो 3 पार्टियां हैं। जैसे वाजपेयी साहब ने एनडीए सरकार चलाने वक्त 24 पार्टियों को साथ लेके सरकार चलाई। यूपीए में भी वैसा हुआ। अभी का पॉलिटिक्स वैसा ही। अभी भी प्राइम मिनिस्टर देश चलाते हैं तो एनडीए के बहुत से घटक उसमें हैं, लेकिन कुछ बातें होती है और उसमें से डिस्कशन होके रास्ता निकल जाता है। आप मानते हैं असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें एनसीपी और शिवसेना दोनों में असली एनसीपी और शिवसेना किसकी है वो फैसला जनता ने कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता क्योंकि जनता ने तो क्लियरली आपको वोट दिया और उधर शिंदे जी को वोट दिया। मेरे बारे में नहीं लगता, शिंदे जी के बारे में उनको पूछो। यानी आपको लगता है पवार साहब आज भी सबसे बड़े नेता हैं एनसीपी के? आप खुद मानते हैं? देश के नेता है ये, सभी देश मानता है। आज आप भी पवार साहब को आज भी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं ऐसा लगता है? अरे आपके घर में अगर आपके बड़े अंकल होंगे तो आप रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो कहते थे बड़े डिफरेंसेस हो गए पार्टी अलग होने के बाद, कभी नहीं हुआ डिफरेंसेस नहीं आए? ये देखो, अभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए और बड़े लोगों को देना ही चाहिए। यह हमने बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं।
देश की पॉलिटिक्स में कोई बदलाव नहीं देख रहे आप? राहुल गांधी के लिए कोई स्कोप देखते हैं? मुझे तो अभी नहीं दिखा नहीं मैं देख नहीं सकता। 5 साल, 10 साल, 15 मैं साल? आगे का ये हमारे देश के जो भी है वोटर, उनके मन में कब क्या आता है और कब कब कौन सा इशू एकदम उछल जाता है, उसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। मोदी जी के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मुझे नहीं, वो अभी तो ये टर्म खत्म होने तक तो मोदी जी है, फिर वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है, हमें उसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अजीत दादा, Thank न्यूज you. 24 से बातचीत करने के लिए। Thank थैंक you. यू।